तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी थी। दोस्तों अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि मैम आप जो भी वोकैबलरी हमें करवाती है उन सभी का वीकली या फिर मंथली कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए डेली डिटेल पीडीएफ तो आपको मिल ही रही है, लेकिन अगर आप हर महीने की पीडीएफ को प्रिंट करवा कर यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि एक स्टूडेंट के तौर पर हमें इतने पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत भी है, खासकर तब जब उससे भी कम कीमत में आपको एक ऐसी बुक मिल जाए जिसका यूज़ मैं खुद भी आपको पढ़ाने के लिए करती हूँ। इसीलिए अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे 2026 या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वोकैबलरी की मजबूत तैयारी करना चाहते हैं तो ओसवाल बुक्स की जो वोकैबलरी बुक जो अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको ज़रूर एक बार चेकआउट करनी चाहिए। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबलरी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मीनिंग्स, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं। साथ ही बुक को कैरी करना भी आसान है और बार बार रिवीजन करने के लिए ये पीडीएफ की तुलना में ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहती है। अगर आप अपनी वोकैबलरी को बेहतर बनाना चाहते हैं और रेगुलर रिवीजन के लिए एक रिलायबल रिसोर्स ढूंढ रहे हैं तो ये बुक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। खासकर एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये बुक काफ़ी यूजफुल है। वैसे सिर्फ वोकैबलरी ही नहीं बल्कि इनकी वेबसाइट पर मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज़ और प्रीवियस ईयर पेपर्स अपडेटेड टिल 2025 जैसी एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स भी अवेलेबल है जिन्हें आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के बीच ओसवाल बुक्स का नाम वर्षों से यानी कि सालों से भरोसेमंद रहा है, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम रिलेवेंट और अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है कि इनकी बुक्स की जो प्राइसिंग है वो भी मार्केट में अवेलेबल दूसरे कई बुक्स की तुलना में काफ़ी अफोर्डेबल यानी कि किफ़ायती है। दोस्तों अगर आप इनकी वेबसाइट से डायरेक्ट परचेस करते हैं तो आपको सीधे 35% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप अमेजॉन से भी जो है वो इनकी बुक्स को परचेस कर सकते हैं और अगर आप दीपिका 10 ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट और भी मिल सकता है। बुक्स को परचेस करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब बिना देरी किए चलिए हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे पहले वर्ड को हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है लार्सनी। दोस्तों लार्सनी का मतलब होता है चोरी या फिर चोरी का अपराध, यानी कि किसी की संपत्ति को अवैध यानी कि इल्लीगल रूप से चुरा लेना, उसे हम जो है वो लार्सनी कहते हैं। यानी कि लार्सनी का मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को बिना उसके परमिशन के और इल्लीगल तरीके से जो है वो चुरा लेना, इस इंटेंशन के साथ कि उसे परमानेंटली अपने पास रखना है। ठीक है, इस तरीके से ये एक लीगल टर्म है जो कि लॉ और कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होता है। आम इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में लोग थेफ्ट वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं चोरी के लिए, जबकि लार्सनी मेनली जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर जो पुलिस रिपोर्ट्स होती है या फिर जो कोर्ट के केसेस चलते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लार्सनी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान से बिना पैसे दिए मोबाइल चुरा लेता है और उसे हमेशा के लिए जो है वो अपने पास रखना चाहता है तो वो एक तरीके की लार्सनी है। वैसे अगर कोई किसी का वॉलेट चुपके से उठा कर ले जाता है और वापस करने का इरादा नहीं रखता तो वो भी एक तरीके की लार्सनी होती है। यानी कि शॉप से कोई सामान चुरा लेना, किसी का वॉलेट चुरा लेना, ऑफिस से किसी का लैपटॉप चुरा लेना, पार्किंग से किसी की साइकिल चुरा लेना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? लार्सनी के ही एग्जाम्पल है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि लार्सनी का मतलब सिर्फ किसी चीज़ को टेम्पररी लेना नहीं होता, यानी कि लार्सनी का मतलब बोरो करना नहीं होता है। बोरो का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को परमिशन लेकर कुछ समय के लिए लेना और बाद में वापस कर देना, उसे हम क्या कहते हैं? बोरो करना कहते हैं। लेकिन लार्सनी का मतलब होता है कि बिना किसी के परमिशन की उसकी चीज़ें जो है वो चुरा लेना, उसकी प्रॉपर्टी चुरा लेना और उसे परमानेंटली रखने का इरादा रखना, उसे हम क्या कहेंगे? लार्सनी हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वो अपने फ्रेंड से उसकी बुक जो है वो परमिशन लेके पढ़ने के लिए मांगी और जब आपका जो है वो पढ़कर हो गया तो आपने उसे रिटर्न कर दी। यह होता है किसी चीज़ को बोरो करना। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपने जो है वो किसी दुकान से जो है वो बिना किसी की परमिशन की बुक उठा ली और आप जो है वो उसे लेके चले आए, तो ये होता है लार्सनी कि आपने जो है वो चोरी कर ली, बिना परमिशन के एक तो चीज़ उठा ली और बाद में उसे जो है वो मतलब कि उसके पैसे भी नहीं दिए और उस चीज़ को रिटर्न भी नहीं किया। इस तरीके से होता है लार्सनी। ठीक है,
और ये भी समझना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि थेफ्ट है, स्टीलिंग है या फिर रॉबरी है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है थेफ्ट। थेफ्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि किसी की प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से चुरा लेना। उसे हम जो है वो, जैसे हम चोरी करना कहते हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड है, बेसिक वर्ड है। जैसे हम चोरी करना कहते हैं, उसे हम कहेंगे थेफ्ट करना। ठीक है, थेफ्ट क्या है? एक जनरल वर्ड है। जैसे कि मान लीजिए कि न्यूज़ में कहा गया कि भाई ऑफिस में जो है वो थेफ्ट हुआ है। थेफ्ट हुआ है यानी कि चोरी हुई है। चोरी किसी भी नॉर्मल चीज़ की भी हो सकती है, तो ये होता है थेफ्ट करना। दूसरा है स्टीलिंग। स्टीलिंग का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को चुरा लेने की एक्शन, उसे हम स्टीलिंग कहते हैं। स्टीलिंग एक्शन को दिखाता है, जैसे कि सीसीटीवी में जो है वो एक आदमी स्टीलिंग करते हुए पकड़ा गया, चोरी करते हुए पकड़ा गया। बेसिकली स्टीलिंग क्या दिखाता है? एक्शन को दिखाता है कि कोई चोरी कर रहा है। इस तरीके से आपको समझना है। और तीसरा है रॉबरी। रॉबरी का मतलब होता है कि किसी से फोर्स, थ्रेट या फिर वायलेंस का यूज़ करके चीज़ छीन लेना। जैसे कि मतलब कि किसी को जो है वो गन पॉइंट के दम पर या फिर मतलब कि डरा धमका के जो है वो, मतलब कि जब रॉबरी की जाती है। रॉबरी यानी कि मतलब कि बहुत ही बेसिक वर्ड है, ये भी आपको समझ आ जाएगा कि जब आप सुनते हो कि भाई बैंक में रॉबरी हो गई, बैंक में रॉबरी हो गई यानी कि इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद अब उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट होगा जिससे उन्होंने डराया धमकाया होगा, या तो उन्होंने गन पॉइंट पे रखा होगा, या फिर किसी को जो है वो मतलब कि पकड़ लिया होगा कि इसे मैं मार दूंगा, इस ऐसा ऐसा कर करके। तो ये जो सारी चीज़ें होती है उसे हम रॉबरी कहते हैं, कि किसी को डरा धमका कर किसी चीज़ के बिना पर जो है वो चोरी करके ले जाना, उसे हम क्या कहेंगे? रॉबरी कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि गन दिखाकर जो है वो फ़ोन छीन लेना, तो ये रॉबरी होती है कि भाई जान हमारी मतलब कि दाँव पे लगी हुई है, तो हम तो फ़ोन दे ही देंगे, उस तरीके से। तो ये होता है रॉबरी करना। तो हमारे सारे सिनोनिम्स हमें क्लियर है। अब बात आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि रेस्टिट्यूशन है, ऑनेस्टी है या फिर लॉफुलनेस है। ठीक है, सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि चोरी या फिर नुकसान के बाद प्रॉपर्टी या फिर उसकी वैल्यू जो है वो वापस कर देना, उसे हम क्या कहेंगे? रेस्टिट्यूशन हम कहेंगे। जैसे कि लार्सनी में हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी हम जो है वो चुरा लेते हैं लार्सनी में, ठीक है, जबकि रेस्टिट्यूशन में उस नुकसान की हम भरपाई करते हैं। ये चीज़ आपको, ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोर्ट ने जो है वो लार्सनी के बाद विक्टिम को रेस्टिट्यूशन देने का ऑर्डर दिया कि भाई जो भी चीज़ तुमने चुराई है या तो उसका भुगतान करो या फिर वो चीज़ वापस कर दो, इस तरीके से। दूसरा है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, यानी कि ईमानदारी की बात आ रही है तो मतलब कि वो बंदा चीज़ें चुराएगा ही नहीं, पहले से वो अलर्ट रहेगा कि मुझे चीज़ें चुरानी नहीं है, ऐसे उसके मतलब कि एटिकेट से नहीं होंगे। तो ऑनेस्टी का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार रहना, सच्चा व्यवहार रखना, बेसिकली। ओके, लॉफुलनेस का क्या मतलब होता है? तीसरा हमारा वर्ड है लॉफुलनेस। इसका मतलब होता है कि कानून के हिसाब से सही और लीगल तरीके से काम करना, यानी कि जो कानून के हिसाब से चलता है। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि चोरी करना गुनाह है, क्राइम है। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे कि अब ऐसा काम हम करेंगे ही नहीं। तो ये होता है लॉफुलनेस, कि भाई जो कानून के तहत जो है वो लीगल है वैसा काम करना, ना कि इलीगल काम करना। जैसे कि मान लीजिए कि बिजनेस को लॉफुलनेस के साथ चलाना ज़रूरी होता है। बिजनेस को कैसे चलाना ज़रूरी होता है? लीगल टर्म्स पे चलाना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप जो है वो कोई भी रूल्स वायलेट करके चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं मेंशन कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे सारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ही वॉज अरेस्टेड फॉर लार्सनी आफ्टर स्टीलिंग अ कस्टमर्स वॉलेट। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है? इस सेंटेंस का मतलब है कि कस्टमर का वॉलेट चुराने के बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को लार्सनी के चार्ज में अरेस्ट कर लिया। यहाँ पर लार्सनी का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से चुरा लेना है और उसे अपने पास रखने का इरादा रखने से है। ठीक है, इस तरीके से हमने समझा है कि लार्सनी यानी होता क्या है। और ये क्या है? एक लीगल टर्म है, जो कि मतलब कि कोर्ट केसेस में, कोर्ट कचहरी में, पुलिस स्टेशन में ऐसे यूज होता है। क्योंकि नॉर्मल चोरी के लिए हम तो थेफ्ट यूज कर लेंगे, स्टील यूज कर लेंगे, लेकिन जब लीगल कॉन्टेक्स्ट की बात आती है तब हम जो है वो लार्सनी का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्लेथोरा। दोस्तों प्लेथोरा का मतलब होता है कि बहुतायत या फिर अधिक मात्रा होना, भरमार होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ की, या फिर मतलब कि किसी चीज़ की प्रचुरता होना। यानी कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्लेथोरा कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्लेथोरा का मतलब होता है किसी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा या फिर बहुत ही अधिक मात्रा होना।
इसका यूज़ हम तब करते हैं या फिर इसका यूज़ तब किया जाता है जब किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा एबंडेंस हो कि वो नोटिसेबल या फिर कभी कभी अननेसेसरी भी लगे। अननेसेसरी यानी कि ये तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया, इतने की ज़रूरत थी भी नहीं ऐसा लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्लेथोरा कह सकते हैं। ये वर्ड हमेशा दोस्तों नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मैं से अगर कहूँ कि मेरे पास अगर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ है और मैं कह रही हूँ कि तो ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, ऐसा नहीं होता है हमेशा कि नेगेटिव टोन में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्लेथोरा पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार होना, ये तो हमारे लिए पॉजिटिव ही है ना कि भाई हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो उसे हम पॉजिटिव सेंस में भी कह सकते हैं। और नेगेटिव जैसे कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन की भरमार होना, कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, जितनी रिलायबल है जितनी की ज़रूरत है उतनी दो, तो इसे भी हम जो है वो नेगेटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और पॉजिटिव सेंस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल आता है, अगर किसी स्टूडेंट के पास एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारी बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज है, तो कहा जा सकता है कि उसके पास स्टडी मटेरियल का प्लेथोरा है यानी कि भरमार है, कमी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है इस तरीके से। वैसे अगर किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर एक प्रोडक्ट के हज़ारों ऑप्शंस अवेलेबल हो, तो तब भी हम वहाँ पर कह सकते हैं कि भाई चॉइसेस की प्लेथोरा है हमारे पास, इस तरीके से। यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार होना, इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होना, मार्केट में प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा वैरायटी होना, लाइब्रेरी में बुक्स की प्रचुर मात्रा होना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, प्लेथोरा का ही है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि प्लेथोरा का मतलब सिर्फ मतलब कि मैनी नहीं होता है। मैनी का मतलब होता है सिर्फ ज्यादा क्वांटिटी होना, यानी कि बहुत सारा होना। लेकिन प्लेथोरा का मतलब होता है इतनी ज्यादा क्वांटिटी होना कि उसके एबंडेंस क्लियरली हमें फील हो, या फिर कभी कभी जरूरत से ज्यादा भी हमें लगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि स्टोर्स में जो है वो मतलब कि कई सारी बुक्स अवेलेबल है, तो ये तो हो गया कि मैनी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे ये तो नहीं बताया हमने कि बहुत ज़्यादा है कि भाई इतनी ज़्यादा है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, इस तरीके का सेंस तो नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। लेकिन स्टोर में इतनी नोटबुक्स है कि चूज़ करना मुश्किल हो रहा है, तो अब हम कह रहे हैं कि भाई इतनी सारी बुक है कि मतलब कि जितनी की ज़रूरत नहीं थी नोटबुक खरीदनी है भाई, तो हमें जो है वो मतलब कि लिमिटेड ऑप्शंस में भी चल सकता था ये काम। लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस है कि सामने वाला इंसान कंफ्यूज ही हो जा रहा है, उसके पास इतने ज़्यादा अनलिमिटेड ऑप्शंस है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लेथोरा हम उसे कहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि एबंडेंस है, एक्सेस है, या फिर मल्टीट्यूड है, ठीक है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा होना, प्रचुरता होना, कोई चीज़ अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबल होना, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम जो है वो एबंडेंस कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि इस साल जो है वो अच्छी बारिश की वजह से क्रॉप्स की एबंडेंस है, यानी कि अच्छी खासी फसल जो है वो हो चुकी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है एक्सेस। एक्सेस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज का जरूरत से ज्यादा होना, यानी कि जितने की जरूरत है उससे भी ज्यादा है अगर कोई चीज, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एक्सेस कह सकते हैं। एक्सेस बेसिकली ये जो वर्ड है ये नेगेटिव होता है, जबकि प्लेथोरा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि शुगर का एक्सेस हेल्थ के लिए हार्मफुल है, यानी कि अगर ज्यादा आप शक्कर खाओगे तो वो कैसा होगा, आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आपके लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। इंटरनेट पर लर्निंग रिसोर्सेज की प्लेथोरा स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो सकती है, ये हमने पॉजिटिव सेंस में यूज किया, जबकि एक्सेस हमने नेगेटिव सेंस में यूज किया, किसी चीज की ज्यादती दिखाने के लिए यूज किया था, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। और तीसरा हमारा आता है मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब होता है कि बहुत ही बड़ी संख्या या फिर बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारी चीज होना, उसे हम मल्टीट्यूड कहते हैं। मल्टीट्यूड सिर्फ लार्ज नंबर को दिखाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि स्टेडियम में फैंस की मल्टीट्यूड थी, यानी कि लार्ज नंबर में बहुत सारे फैंस थे, इस तरीके से हम कहेंगे, ओके। हमारे सारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि स्कार्सिटी है, शॉर्टेज है, या फिर लैक है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, किसी चीज की शॉर्टेज होना, ठीक है, कटौती होना कोई चीज, यानी कि जितनी हमें चाहिए उतनी नहीं है कोई चीज, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्कार्सिटी है, किसी चीज की कमी है, ठीक है। जैसे कि प्लेथोरा था कि भाई बहुत ही अधिक मात्रा है किसी चीज की, जबकि स्कार्सिटी में कमी है। जैसे कि पानी की स्कार्सिटी गाँव के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, ऐसा हम कह सकते हैं कि बहुत सारे गाँव कस्बों में क्या होता है कि पानी की कमी होती है, तो पानी की क्या होती है, स्कार्सिटी होती है, इस तरीके से कहिएगा आप। दूसरा है शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब होता है किसी चीज का रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होना,
चीज़ें तो है, लेकिन जितने की ज़रूरत है, जितनी डिमांड है, उतनी सारी चीज़ें नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की शॉर्टेज थी। अब डॉक्टर्स तो थे वहाँ पर, लेकिन कम थे कि भई पूरे पेशेंट्स को जो है वो अच्छे से देख नहीं पा रहे थे, यानी कि किल्लत है, इस तरीके से हम कहेंगे। शॉर्टेज ये होता है। लैक हमारा तीसरा वर्ड है। लैक का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का ना होना या फिर बहुत ही कम होना, या तो किसी चीज़ का ना ही होना या फिर बहुत ही कम अमाउंट में होना, तो उसे हम लैक कहते हैं। लैक बेसिकली एब्सेंस या फिर डेफिशिएंसी को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि एक्सपीरियंस के लैक की वजह से उसे जॉब नहीं मिली, यानी कि उसे एक्सपीरियंस या तो था ही नहीं या फिर बिल्कुल कम ही था, जो आप समझना चाहो ऐसा। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है। देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट अबाउट हेल्दी लिविंग। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि इंटरनेट पर हेल्दी लिविंग के बारे में बहुत अधिक मात्रा में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है? यानी कि जितनी हमें चाहिए उससे तो ज़्यादा ही है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर प्लेथोरा का मतलब सिर्फ बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि यूजर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस और रिसोर्सेज मतलब कि अवेलेबल हो जाते हैं। इस तरीके से आपको समझना है कि प्लेथोरा यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिलेंटलेस। इसका क्या मतलब होता है? रिलेंटलेस का मतलब होता है कोई चीज़ निरंतर होना, अडिग होना, बेरहम होना, न रुकने वाली कोई चीज़ है या फिर लगातार जारी रहने वाली कोई चीज़ है। तो इन सारे यानी कि मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम डिटेल में समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो रिलेंटलेस का मतलब होता है कि जो बिना रुके, बिना हार माने या फिर बिना दया दिखाए लगातार चलता रहे, उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका यूज़ किसी व्यक्ति का जो एफर्ट है उसके लिए, सिचुएशन के लिए, वेदर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम के लिए जो लंबी चलती है, बनी रहती है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ड कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये खास चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पॉजिटिव यानी कि जब कोई अपने गोल के लिए लगातार मेहनत करता है कि भाई आप जो है वो दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो ये भी तो रिलेंटलेस करना हुआ। यानी कि रिलेंटलेस आप कोई काम कर रहे हो, यानी कि लगातार काम कर रहे हो, कंटिन्यूस काम कर रहे हो, बिना रुके काम कर रहे हो, तो ये तो अच्छी चीज़ है। मेहनत करना अच्छी चीज़ है, यानी कि पॉजिटिव सेंस में हमने यूज़ किया। नेगेटिव सेंस की बात करें तो जब कोई प्रॉब्लम, कोई प्रेशर, कोई अटैक बिना रुके चलता रहता है। कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो जो है वो रुक ही नहीं रही, मतलब कि हमेशा लंबे टाइम तक जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी रिलेंटलेस चल रही है। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक एथलीट है जो कि हर दिन बिना रुके ब्रेक के जो है वो प्रैक्टिस करता है और अपने गोल से जो है वो कभी पीछे नहीं हटता, यानी कि वो डेली प्रैक्टिस करता है, रुकता नहीं है, उसे जो है वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो उसकी मेहनत कैसी है? लगातार है। लगातार है यानी कि रिलेंटलेस है, बिना थके, बिना रुके है। वैसे अगर कई दिनों तक लगातार हैवी रेन होती है, यानी कि बारिश आती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती, लोग जो है वो मतलब कि काम पे नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, औरतें बाहर नहीं निकल पा रही है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि प्रॉब्लम कैसी चल रही है, ये भी कंटिन्यू चल रही है। तो इससे भी जो है वो मतलब कि बारिश को भी हम रिलेंटलेस कह सकते हैं कि भाई लगातार बारिश हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, ठीक है? इस तरीके से यानी कि किसी स्टूडेंट की लगातार मेहनत, यानी कि बारिश का लगातार होना, टीम का कंटिन्यूस प्रेशर बनना, या फिर किसी प्रॉब्लम का बार बार आना, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है किस चीज़ के हैं? हमारे मेन वर्ड रिलेंटलेस के ही एग्जाम्पल है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रिलेंटलेस का मतलब सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं होता है। हार्ड वर्किंग का तो मतलब होता है मेहनती होना पॉजिटिव सेंस में, लेकिन रिलेंटलेस का मतलब नेगेटिव सेंस में भी तो यूज होता है। रिलेंटलेस का मतलब होता है बिना रुके, बिना गिव अप किए या फिर बिना दया दिखाए लगातार बने रहना, चलना, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय अपना काम ईमानदारी से करता है, तो भाई वो हार्ड वर्किंग हो सकता है। ओके, अच्छा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो हार्ड वर्किंग है। लेकिन वही एम्प्लॉय हर चैलेंज के बाद भी बिना रुके अपने गोल के लिए मेहनत करता रहता है, तो वो कैसा है? वो रिलेंटलेस है। ओके, इस चीज़ में हम रिलेंटलेस उसे कहेंगे। पहला वाला जो हमारा था कि एक एम्प्लॉय अपना काम ईमानदारी से करता है, तो उसे हम हार्ड वर्किंग कह सकते हैं। लेकिन जब एक एम्प्लॉय हर चैलेंज के बाद भी उतना ही अच्छे से काम करता है, तो वो होता है रिलेंटलेस होना। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर है हार्ड वर्किंग और रिलेंटलेस के बीच में। ये जो छोटी छोटी बातें आपको समझते हुए चलनी है, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा वर्ड हम किस तरीके से कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है? और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि परसिस्टेंट है, अनयील्डिंग है, या फिर टायरलेस है। सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा आता है? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि किसी काम को बार बार या फिर लगातार करते रहना जब तक आपको सक्सेस यानी कि उस काम में कामयाबी ना मिल जाए।
परसिस्टेंट बेसिकली आपकी डिटर्मिनेशन पर फोकस करता है कि आप कितनी ज़्यादा देर तक या फिर कितने अच्छे से उस काम को कर पाते हो। जैसे कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में परसिस्टेंट होते हैं कि जब तक उसका हल निकल नहीं जाता तब तक उठना नहीं है, तब तक उसे छोड़ना नहीं है। ये होता है परसिस्टेंट होना, कि जब तक आपको जो आप डिज़ायर्ड रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखते हो वो नहीं आपको मिल जाता, तब तक आपको मतलब कि उस काम को छोड़ना नहीं है, उसे कहते हैं परसिस्टेंट रहना। दूसरा है अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का क्या मतलब होता है कि जो अपना डिसीजन या फिर पोजीशन आसानी से ना बदले उसे हम अनयील्डिंग कहते हैं। जो झुकता नहीं है बेसिकली वो क्या होता है, अनयील्डिंग होता है। जैसे कि अनयील्डिंग बेसिकली फर्मनेस को दिखाता है। जज अपने डिसीजन में अनयील्डिंग रहता है, यानी कि वो कभी झुकता नहीं है, बदलता नहीं है। इस तरीके से जो मतलब कि सबूत के हिसाब से, जो सारी चीज़ों के हिसाब से सही होगा वही तो डिसीजन सुनाएगा। ऐसा नहीं है ना कि ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा कोई रिलेटिव है तो इसके लिए मैं थोड़ी सज़ा कम कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता। अनयील्डिंग होना यानी कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल ना होना, ठीक है, इस तरीके से। अगला है टायरलेस। टायरलेस का मतलब होता है कि बिना थके लगातार काम करना। बहुत ही बेसिक वर्ड है। टायर का मतलब होता है कि भाई आप थक गए हो, टायरलेस का मतलब ये कि आप बिना थके काम कर रहे हो, ये होती है। जैसे कि मान लीजिए कि वॉलंटियर्स ने जो है वो टायरलेस काम किया, यानी कि बिना किए जो है, बिना थके जो है वो काम किया, अथक परिश्रम किया, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ये सारे हमारे सिनोनिम्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि मर्सीफुल है, lenient है या फिर जेंटल है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है मर्सीफुल। मर्सीफुल का क्या मतलब होता है, दया दिखाना या फिर किसी पर रहम करना, उसे हम मर्सीफुल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रिलेंटलेस में जो है वो रहम ना करने का सेंस होता है, ठीक है। कोई चीज़, कोई बुरी चीज़ के सेंस में भी तो हमने रिलेंटलेस पढ़ा था कि बारिश लगातार हो रही है, कोई फोर्स प्रेशर आप पर लगातार बना हुआ है, तो वो तो मतलब कि आप पर कोई रहम ही नहीं कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आपकी कंडीशन खराब है तो मैं मतलब कि थोड़ी देर बाद बारिश होगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये होता है कि भाई रिलेंटलेस है कि बिना दया दिखाए, बिना रहम खाए कोई चीज़ कंटिन्यू हो रही है। जबकि मर्सीफुल में काइंडनेस होती है, कंपैशन होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि एनिमी का जो है वो रिलेंटलेस अटैक चलता रहा। एनिमी है, कोई दुश्मन है, उसने जो है वो अटैक करना मतलब कि जारी रखा, वो नहीं रुका। लेकिन विनर ने लूजर के साथ मर्सीफुल बिहेवियर किया, ये भी हो सकता है। यानी कि दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला हमारा आता है लेनियंट। लेनियंट का मतलब होता है कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना होना और आसानी से माफ़ कर देना। एक तरीके से जो मतलब कि फ्लेक्सिबल होता है, उस सेंस में ये सारे वर्ड्स हम समझ रहे हैं कि लेनियंट का मतलब क्या होता है। लेनियंट बेसिकली सॉफ्ट अप्रोच को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि टीचर असाइनमेंट के लेट सबमिशन पर लेनियंट थी। लेनियंट थी यानी कि भाई उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लो, परसों कर लो, इस तरीके से। ये होता है किसी का लेनियंट होना, कि भाई समझ कर जो है वो उस हिसाब से मतलब कि फ्लेक्सिबल हो जाना। जेंटल का मतलब होता है नरम होना, शांत होना, सॉफ्ट बिहेवियर रखना, तो उसे हम जेंटल कहते हैं। जैसे कि नर्स जो है वो पेशेंट्स के साथ जेंटल थी, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये होता है जेंटल होना। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, हर रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन हेल्प हर अचीव हर ड्रीम्स। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, कि इस सेंटेंस का मतलब है कि उसकी बिना रुके और बिना हार माने लगातार डिटर्मिनेशन ने उसे अपने सपने जो है वो पूरे करने में मदद की। तो यहाँ पर रिलेंटलेस का मतलब सिर्फ मेहनती होने से नहीं है, बल्कि हर चैलेंज के बाद भी लगातार अपने गोल की तरफ बढ़ते रहने से है और गिव अप ना करने से है, ठीक है। इस तरीके से हमने समझा है कि रिलेंटलेस यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सैलिएंट। दोस्तों सैलिएंट का क्या मतलब होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे प्रमुख है, सबसे ध्यान देने योग्य है, मुख्य है, विशेष रूप से उभर कर दिखाई देने वाली कोई चीज़ है, तो उसे हम जो है वो सैलिएंट कहते हैं। यानी कि सैलिएंट का मतलब होता है किसी चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट होना, नोटिसेबल होना या फिर प्रोमिनेंट होना। ये किसी टॉपिक के लिए हो सकता है, आइडिया के लिए हो सकता है, फीचर, पॉइंट या फिर फैक्ट के लिए यूज़ हो सकता है, जो बाकी सबसे ज़्यादा ध्यान खींचता है या फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक टीचर एग्जाम से पहले चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं, तो वो उस चैप्टर के क्या बता रहे हैं, सैलिएंट पॉइंट्स बता रहे हैं। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि सारे चैप्टर को कवर कर रहे हैं, बल्कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये जो है वो आपको ध्यान रखने ही है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि भाई टीचर ने सैलिएंट पॉइंट्स बताए, इस तरीके से। वैसे अगर किसी मोबाइल फ़ोन का कैमरा उसकी सबसे बड़ी खासियत है, तो कैमरा क्या है, तो उस फ़ोन का साइलेंट फीचर है, इस तरीके से हम कहेंगे, ठीक है। तो ये होता है सैलिएंट होना किसी चीज़ का, यानी कि प्रेजेंटेशन के मेन पॉइंट्स, किसी प्रोडक्ट का बेस्ट फीचर, रिपोर्ट की सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन या फिर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, या फिर स्पीच का की मैसेज, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, सैलिएंट कहलाती है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि सैलिएंट का जो मतलब है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है ज़रूरी होना, ठीक है। लेकिन सैलिएंट का मतलब होता है सिर्फ ज़रूरी नहीं,
यानी कि सब सिर्फ मतलब कि ज़रूरी ही नहीं है बल्कि सबसे नोटिसेबल है और क्लियरली हाईलाइटेड भी है। इस तरीके से हम समझते हैं, ठीक है, सैलिएंट का मतलब क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि सैलिएंट में और इम्पॉर्टेंट में डिफरेंस क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि मीटिंग में जो है वो कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए थे कल, इस तरीके से, तो ये तो होता है कि भाई कोई चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो डिस्कस कर ली, लेकिन मीटिंग के सबसे मेन और खास मतलब कि सबका ध्यान मतलब कि खींचने वाले पॉइंट्स डिस्कस किए गए, ये होता है सैलिएंट पॉइंट्स होना। ठीक है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही सबको मतलब कि ध्यान खींचने वाले थे, सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, ऐसे पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस किया। आई होप आपको जो है वो समझ आ चुका है कि इंपॉर्टेंट में और सैलिएंट में क्या डिफरेंस होता है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये हमारे पास एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि प्रोमिनेंट है, सिग्निफिकेंट है या फिर नोटेबल है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का क्या मतलब होता है? जो आसानी से नजर आए या फिर सबसे ज्यादा नोटिसेबल हो, उसे हम प्रोमिनेंट कहते हैं। प्रोमिनेंट बेसिकली विजिबिलिटी या फिर फेम पर फोकस करता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा दिख रही है। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग का टावर जो है वो सिटी में प्रोमिनेंट दिखाई देता है। प्रोमिनेंट है यानी कि आसानी से दिखाई देता है, नोटिसेबल है, बिल्डिंग का टावर बहुत ही बड़ा है, इस तरीके से। सिग्निफिकेंट क्या होता है? सिग्निफिकेंट उसे कहते हैं जब चीज़ कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती है, तो उसे हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस को दिखाता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज एक सिग्निफिकेंट इशू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, इस तरीके से हम कहेंगे। तीसरा है नोटेबल। नोटेबल का मतलब होता है जो अटेंशन डिजर्व करे या फिर स्पेशल हो, उसे हम नोटेबल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उस एक्टर ने कई नोटेबल परफॉर्मेंस दी है, यानी कि ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो देखने लायक है, जो अटेंशन डिजर्व करती है, यानी कि एक बार तो उसे देखना ही चाहिए, इस तरीके से। तो ये होता है किसी चीज़ का नोटेबल होना। नोटेबल किसी भी स्पेशल चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर करते हुए चलना है। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि इनसिग्निफिकेंट है, माइनर है या फिर अनइम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है या फिर जो बहुत ही कम इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे कि हम सिग्निफिकेंट पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होना, तो उसका अपोजिट है इनसिग्निफिकेंट, कि कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे हम इनसिग्निफिकेंट कहेंगे। माइनर का मतलब होता है छोटा होना, कोई मतलब कि किसी चीज़ का औहदा जो है वो मतलब कि दुय्यम होना, गौण जिसे हम कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके मीनिंग में आती है कि माइनर है, कम इंपॉर्टेंस वाला है, छोटा है। जैसे कि ग्रामर की कुछ माइनर मिस्टेक्स थी, माइनर मिस्टेक्स थी यानी कि छोटी मोटी मिस्टेक्स थी, इस तरीके से। अनइम्पॉर्टेंट बहुत ही मतलब कि कॉमन और बेसिक वर्ड है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हम अनइम्पॉर्टेंट कहेंगे। जैसे कि ड्रेस का कलर इंटरव्यू में अनइम्पॉर्टेंट था, कि भाई ड्रेस का कलर जो है वो आप कोई भी रखो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कि टॉपिक नहीं है ये, इस तरीके से। अब दोस्तों हमारे सारे एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द टीचर हाईलाइटेड द सैलिएंट पॉइंट्स बिफोर द एग्जाम। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कि सेंटेंस का मतलब है कि टीचर ने एग्जाम से पहले चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान देने लायक पॉइंट्स को क्या किया, हाईलाइट किया या फिर समझा दिया, बता दिया, इस तरीके से। तो यहाँ पर सैलिएंट का मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, बल्कि वो की पॉइंट्स है जो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या फिर नोटिसेबल है। इस तरीके से हमने समझा है कि यानी कि ये जो हमारा वर्ड था सैलिएंट, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की और डिस्कस करेंगे कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा आता है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का क्या मतलब होता है? कोई प्रस्ताव, कोई सुझाव या फिर कोई प्रस्तावना, पेशकश जिसे हम कहते हैं ना, ये होता है वो प्रपोजिशन। ठीक है, प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि कोई आइडिया, कोई सजेशन, प्लान, ऑफर या फिर स्टेटमेंट जो डिस्कशन, एक्सेप्टेंस या फिर कंसिडरेशन के लिए सामने रखा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रपोजिशन हम उसे कहेंगे। इसका एग्जैक्ट मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल सकता है। जैसे कि अगर आप बिजनेस या फिर मीटिंग्स के लिए यूज कर रहे हो तो प्रपोजिशन का मतलब होता है प्रपोजल या फिर सजेशन। लॉजिक या फिर मैथमेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में आप प्रपोजिशन का यूज कर रहे हो तो ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू या फिर फॉल्स हो सकता है, ऐसा हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, लॉजिक में पढ़ते हैं। जनरल इंग्लिश में इसका मतलब अगर आप समझना चाहो तो प्रपोजिशन का मतलब होता है कोई ऑफर या फिर कोई आइडिया जो किसी के सामने रखा जाता है, तो ये जनरल इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये बदलता है कि बिजनेस में अलग तरीके से यूज होता है, मैथ्स और लॉजिक में अलग तरीके से यूज हो सकता है, जनरल इंग्लिश में अलग तरीके से यूज हो सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर एक कंपनी मीटिंग में मैनेजर नए प्रोजेक्ट का प्लान मतलब कि सबके सामने रखता है,
तो वो एक प्रपोजिशन है, ठीक है। या फिर वैसे अगर किसी डिबेट में कोई स्पीकर एक स्टेटमेंट देता है जिसे सपोर्ट या फिर अपोज किया जा सकता है, तो वो भी प्रपोजिशन कहलाता है। यानी कि मीटिंग में नया मतलब कि बिजनेस आइडिया रखना, किसी प्रोजेक्ट का प्रपोजल देना, डिबेट में एक स्टेटमेंट प्रेजेंट करना, या फिर किसी को पार्टनरशिप का ऑफर देना, ये सारे जो मतलब कि एग्जाम्पल है किस चीज़ के हैं, प्रपोजिशन के एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि प्रपोजिशन का मतलब प्रपोजल नहीं होता है, सिर्फ प्रपोजल नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रपोजल का तो मतलब होता है अक्सर किसी प्लान या फिर रिक्वेस्ट को ऑफिशियली किसी के सामने प्रेजेंट करना, ठीक है। जब हम अप्रोच करना चाहते हैं किसी को तो हम प्रपोजल मतलब कि प्रपोजल देते हैं इस तरीके से। लेकिन प्रपोजिशन का क्या मतलब होता है, कोई भी सजेशन, ऑफर या फिर आइडिया या फिर स्टेटमेंट जो डिस्कशन के लिए रखा जाए उसे हम जो है वो प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी ने नया ऑफिस बनाने का ऑफिस प्लान सबमिट किया, तो ये तो होता है प्रपोजल कि भाई एक तरीके से हमारे ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा ऐसा हमें करना चाहिए, तो उस चीज़ का हमने जो यानी कि एक तरीके से आप बिल्डिंग बनाने के लिए या फिर ऑफिस बनाने के लिए क्या कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो, प्रपोजल दे रहे हो। लेकिन टीचर ने क्लास में एक नया आइडिया डिस्कशन के लिए सामने रखा, ये होता है प्रपोजिशन कि भाई कोई स्टेटमेंट दिया है सामने, ठीक है, इस पर आप जो है वो डिस्कस करो इस तरीके से। तो आई होप आपको जो है वो प्रपोजल और प्रपोजिशन के बीच का डिफरेंस समझ आ चुका है। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि प्रपोजल है, सजेशन है या फिर ऑफर है। प्रपोजल तो हमने पढ़ ही लिया कि इसका मतलब होता है प्लान या फिर आइडिया को ऑफिशियली अप्रूव के लिए प्रेजेंट करना, उसे हम प्रपोजल कहते हैं। जैसे कि कंपनी ने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल सबमिट किया, यानी कि उनका कुछ मैटर होगा, उस तरीके से उन्होंने मतलब कि एक तरीके से दायर कर दिया, ऐसा हम कह सकते हैं अप्रोच करने के लिए। सजेशन का मतलब होता है कि किसी को एडवाइस या फिर आइडिया देना, उसे हम जो है वो सजेशन कह सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से। यानी कि फ्रेंड ने मूवी देखने की सजेशन दी यानी कि एक तरीके से एडवाइस दी कि ये मूवी देखनी चाहिए। ऑफर का मतलब होता है किसी को कुछ देना या फिर प्रोवाइड करने की पेशकश करना, उसे हम ऑफर कहते हैं। जैसे कि शॉप ने जो है वो कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर किया, तो ये होता है ऑफर करना, ठीक है। हमारे सारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि रिजेक्शन है, रिफ्यूजल है या फिर अपोजिशन है, ठीक है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब होता है कि किसी प्रपोजल, किसी आइडिया या फिर ऑफर को एक्सेप्ट ना करना। यानी कि जब आप जो है वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, और नाउन के सेंस में रिजेक्शन बोला जाता है इस तरीके से। जैसे कि कंपनी ने अगर नई प्रपोजिशन दी और बोर्ड ने उसकी रिजेक्शन कर दी, दोनों ही वर्ड एक साथ हो गए यूज। ओके, प्रपोजिशन भी हमने समझ लिया एक ही सेंटेंस में और रिजेक्शन भी हमने समझ लिया। प्रपोजिशन का तो मतलब है कि भाई कंपनी ने नया प्रपोजिशन दिया, प्रपोजल दिया, और बोर्ड ने उसका रिजेक्शन कर दिया इस तरीके। रिफ्यूजल का मतलब होता है कि एक तरीके से ऑफर या फिर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देना। जब हम मना करते हैं तो वो रिफ्यूजल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी लड़की ने जो है वो शादी के लिए मना कर दिया, तो उसका रिफ्यूजल है, उसने जो है वो रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया इस तरीके से। अपोजिशन का मतलब होता है किसी आइडिया या फिर प्रपोजल के खिलाफ होना। यहाँ पर आप जो है वो मना नहीं कर रहे हो, बल्कि आप जो है वो एक तरीके से खिलाफ हो रहे हो कि ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसके ऊपर जो है वो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने एक नई प्रपोजिशन रखी, लेकिन अपोजिशन पार्टीज ने उसका विरोध कर दिया, आवाज़ उठा ली, तो ये होता है अपोजिशन करना, ठीक है। हमारे सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द मैनेजर प्रेजेंटेड अ न्यू बिजनेस प्रपोजिशन ड्यूरिंग द मीटिंग। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मैनेजर ने मीटिंग के दौरान एक नया बिजनेस आइडिया या फिर प्लान सबके सामने डिस्कशन के लिए और अप्रूवल के लिए रखा। तो यहाँ पर प्रपोजिशन का मतलब एक सजेशन, प्रपोजल या फिर बिजनेस आइडिया से है जिसे दूसरे लोग कंसिडर करेंगे और उससे पर अपनी जो है वो राय देंगे। इस तरीके से हमने समझा है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि प्रपोजिशन यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑगमेंट। ऑगमेंट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ में वृद्धि करना और अधिक करना, विस्तार करना, मजबूत बनाना किसी चीज़ को, तो उसे हम जो है वो ऑगमेंट कहते हैं। यानी कि ऑगमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की जो क्वांटिटी है या फिर किसी चीज़ की साइज़ हो सकती है, वैल्यू हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, उस चीज़ की ताकत यानी कि स्ट्रेंथ हो सकती है, उसको या तो बढ़ा देना या फिर उसमें कुछ ऐड करके उसे और ज़्यादा बेटर बना देना, उसे हम कहते हैं ऑगमेंट करना। इसका यूज़ तब किया जाता है जब किसी चीज़ को सिर्फ बड़ा ही नहीं बनाया जाता बल्कि इम्प्रूव भी किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर एक कंपनी अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है,
तो वो अपनी इनकम को क्या कर रही है, ऑगमेंट कर रही है। वैसे अगर एक स्टूडेंट अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा बुक्स और ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ता है तो वो क्या कर रहा है, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा है, यानी कि ऑगमेंट कर रहा है। यानी कि ऑगमेंट का क्या मतलब होता है, नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाना, कंपनी की इनकम में वृद्धि करना, टीम की स्ट्रेंथ बढ़ाना, कंप्यूटर की मेमोरी इंक्रीज करना। ये सारी चीज़ें, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, ऑगमेंट के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ऑगमेंट का मतलब सिर्फ इंक्रीज करना नहीं होता। इंक्रीज का मतलब होता है सिर्फ क्वांटिटी या फिर अमाउंट बढ़ाना, लेकिन ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में कुछ ऐड करके उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, इफेक्टिवनेस को भी इम्प्रूव करना। ये चीज़, एक एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल से समझेंगे हम कि ऑगमेंट में और इंक्रीज में डिफरेंस क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी की सेल्स नेचुरली बढ़ गई। अब नेचुरली बढ़ गई यानी कि इंक्रीज हो गई, लेकिन कंपनी ने नए प्रोडक्ट और मार्केटिंग ऐड करके अपनी सेल्स को बढ़ाया है, कुछ ऐड किया है, उसके वजह से कुछ रिजल्ट मिला है। तो ये होता है कि किसी चीज़ को ऑगमेंट करना, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब बात करते हैं हमारे सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि इंक्रीज है, इनहैंस है या फिर एक्सपैंड है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ की मात्रा या फिर क्वांटिटी को बढ़ा देना। जैसे कि कंपनी ने अगर एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा दी तो उसे हम कहेंगे इंक्रीज कर दी। इनहैंस का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को और ज़्यादा अच्छा बनाना, सुधारना, बेहतर बनाना। यानी कि किसी चीज़ की क्वालिटी, उसकी वैल्यू या फिर उसका जो अपीयरेंस है उसे हम जो है वो इनहैंस कहते हैं। अगर वो अच्छा किया जाता है तो उसे इनहैंस कहा जा सकता है। जैसे कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, फोटो की क्वालिटी को इनहैंस कर देता है। इनहैंस कर देता है यानी कि सुधार देता है, अच्छा बना देता है, बेटर बना देता है। एक्सपैंड का क्या मतलब होता है, तीसरा हमारा वर्ड एक्सपैंड है। एक्सपैंड का मतलब होता है किसी चीज़ का जो साइज है, उसका स्कोप जो है या फिर जो रीच है उसको बढ़ा देना। जैसे कि कंपनी ने अपना जो बिजनेस है वो नए सिटीज़ में एक्सपैंड किया यानी कि उसका स्कोप बढ़ा दिया। इस तरीके से एक्सपैंड एरिया या फिर स्कोप को बड़ा करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एंटोनिम्स की ओर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि रिड्यूस है, डिक्रीज है या फिर डिमिनिश है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना। ऑगमेंट क्या करता है, क्वांटिटी या फिर क्वालिटी को बढ़ाता है, तो रिड्यूस क्या करेगा, कम करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस ने प्रॉफिट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, इस तरीके से हम कह सकते हैं। डिक्रीज हमारा दूसरा वर्ड है। डिक्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ की अमाउंट या फिर लेवल को घटा देना, उसे हम जो है वो डिक्रीज करना कहते हैं, कम करना, ओके। जैसे कि लैक ऑफ प्रैक्टिस क्या करती है, स्किल्स को डिक्रीज कर देती है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज़ की जो इंपॉर्टेंस है या फिर किसी चीज़ का जो साइज है, किसी चीज़ की जो स्ट्रेंथ है, उसे धीरे धीरे कम कर देना, उसे हम डिमिनिश करना कहते हैं। ऑगमेंट किसी चीज़ को स्ट्रॉन्गर बनाता है, जबकि डिमिनिश उसकी स्ट्रेंथ या फिर वैल्यू को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कंटिन्यूस फेलियर्स कॉन्फिडेंस को क्या कर देगा, हमारे डिमिनिश कर देगा, कम कर देगा, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे कम कर देगा। इस तरीके से हमने पढ़ा, तो ये होता है किसी चीज़ का डिमिनिश होना। अब दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, द कंपनी हायर्ड मोर एम्प्लॉयज टू ऑगमेंट इट्स वर्क फोर्स। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि कंपनी ने अपनी वर्क फोर्स को और स्ट्रांग और इफेक्टिव बनाने के लिए ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर किए। तो यहाँ पर ऑगमेंट का मतलब सिर्फ एम्प्लॉयज़ की नंबर बढ़ाना नहीं है, बल्कि टीम की ओवरऑल कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने से भी है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो वर्ड है ऑगमेंट, इसका मतलब होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अप्राइज। अप्राइज का क्या मतलब होता है, किसी को सूचित करना, कोई जानकारी देना, अवगत कराना, यानी कि किसी को जो है वो मतलब कि उसकी पहचान कराना किसी चीज़ से, या फिर किसी को किसी बात से परिचित कराना, उसे हम क्या कहेंगे, अप्राइज करना हम उसे कह सकते हैं। यानी कि अप्राइज का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिचुएशन या फिर डेवलपमेंट के बारे में ऑफिशियल या फिर क्लियरली इन्फॉर्म करना। इसका यूज़ तब किया जाता है जब किसी को ऐसी बात बताई जाती है जो उसके लिए जानना ज़रूरी हो, ठीक है। ये वर्ड थोड़ा फॉर्मल है और अक्सर बिजनेस में, ऑफिस में या फिर जो मीटिंग्स होती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, न्यूज़ और ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन होती है, उनमें यूज़ हो सकता है। जैसे कि अगर एक मैनेजर अपनी टीम को कंपनी की न्यू पॉलिसी के बारे में ऑफिशियली बताता है तो वो क्या कर रहा है, वो टीम को उस पॉलिसी के बारे में अप्राइज कर रहा है। वैसे ही अगर डॉक्टर पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को ऑपरेशन के रिजल्ट के बारे में डिटेल में बताते हैं तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, सिचुएशन से अप्राइज कर रहे हैं, यानी कि सिचुएशन की जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि एम्प्लॉयज़ को न्यू पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन देना, पेरेंट्स को स्कूल मीटिंग के बारे में बताना, क्लाइंट को प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस से अपडेट कराना, टीम को लेटेस्ट चेंजेस के बारे में इन्फॉर्म करना। ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल अप्राइज के ही एग्जाम्पल है।
लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अप्राइज का मतलब सिर्फ टेल करना नहीं होता। टेल का क्या मतलब होता है? किसी को कोई भी बात बता देना। कोई भी चीज़ बता रहे हो तो वो एक तरीके से टेल ही तो कह सकते हैं हम उसे, कि आप जो है वो बता रहे हो। अप्राइज का मतलब क्या होता है? अप्राइज का मतलब होता है किसी को इंपॉर्टेंट या फिर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन से प्रॉपरली अवेयर कराना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी बात आप बता रहे हो, इधर उधर की बातें नहीं होती है। इसमें सिर्फ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ही प्रॉपरली बताई जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है और आपने जो है वो उसको बताया कि भाई उस मूवी का नाम जो है वो ये था, ठीक है, वो मूवी तो देख लेना। ये होता है किसी को टेल करना, किसी को बताना। नॉर्मल सी चीज़ है, हमने मूवी के बारे में बात की, कोई भी चीज़ आप बात करो किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो होता है किसी को बताना। लेकिन जब हम अप्राइज बोलते हैं तो जैसे कि मान लीजिए कि बॉस का एम्प्लॉय को कंपनी के नए रूल्स ऑफिशियली बताना, कि भाई एक बॉस है जो कि एम्प्लॉय को बता रहा है कि इस कंपनी में ऐसे ऐसे रूल्स फॉलो होते हैं, तो ये क्या कर रहा है कि वो ऑफिशियल चीज़ की जानकारी दे रहा है, अवेयर करवा रहा है। तो ये होता है अप्राइज कराना। अप्राइज कराना और नॉर्मल कोई चीज़ बताना बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस आपको क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि इन्फॉर्म है, नोटिफाई है या फिर ब्रीफ है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब होता है किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना। जैसे कि टीचर ने जो है वो स्टूडेंट्स को एग्जाम की डेट बता दी, तो इन्फॉर्मेशन ही तो दी, इन्फॉर्म किया, यानी कि इन्फॉर्मेशन दे दी इस तरीके से। दूसरा हमारा वर्ड आता है नोटिफाई। नोटिफाई का मतलब होता है कि किसी को ऑफिशियली किसी इवेंट या फिर डिसीजन की इन्फॉर्मेशन देना, उसे हम नोटिफाई करना कहते हैं। जैसे कि बैंक ने जो है वो कस्टमर को ट्रांजैक्शन के बारे में नोटिफाई किया, तो ये क्या होता है कि भाई ऑफिशियली किसी इवेंट या फिर डिसीजन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उस तरीके से। ब्रीफ हमारा तीसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी को शॉर्ट और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देना। जैसे कि ऑफिसर ने टीम को मिशन के बारे में ब्रीफ किया। ब्रीफ किया यानी कि शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे दी, इस तरीके से। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि कंसील है, विदहोल्ड है या फिर मिस इन्फॉर्म है। कंसील का मतलब बहुत ही इजी है। कंसील का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपा लेना, छुपाना, ठीक है। अप्राइज में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कंसील में इन्फॉर्मेशन छुपाई जाती है। जैसे कि मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ को चेंजेस से अप्राइज किया, तो किसी ने इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स को कंसील कर दिया, इस तरीके से हम समझेंगे। विदहोल्ड का मतलब होता है जानबूझकर इन्फॉर्मेशन ना देना। जानबूझकर, ओके, जानबूझकर जब आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो तो उसे हम विदहोल्ड करना कहेंगे, यानी कि अपने तक ही पकड़ कर रख लेना, सीमित रख लेना। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने जो है वो, मतलब कि मान लीजिए कि डॉक्टर्स ने जो है वो पेशेंट को रिपोर्ट से अप्राइज कराया कि भाई आपके फैमिली मेंबर को जो है वो बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, या फिर मतलब कि कैंसर हो चुका है, ऐसी कोई बीमारी हो चुकी है। लेकिन फैमिली मेंबर क्या करते हैं कि उस पेशेंट को नहीं बताते, यानी कि पेशेंट से क्या कर लिया? विदहोल्ड कर लिया। डॉक्टर ने अप्राइज कर दिया, फैमिली ने विदहोल्ड कर लिया। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। एक ही जगह पर दोनों वर्ड्स हमने यूज कर लिए एक ही सिचुएशन में, इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। मिस इन्फॉर्म हमारा तीसरा वर्ड है। मिस इन्फॉर्म का मतलब होता है किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे देना। भाई जब इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो उसे मिस हम कहेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मिस इन्फॉर्म करना। जैसे कि मान लीजिए कि फेक न्यूज़ ने क्या किया? लोगों को मिस इन्फॉर्म किया, यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में फैला दी, तो उसे मिस इन्फॉर्म करना कह सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द मैनेजर अप्राइज द टीम ऑफ द न्यू कंपनी पॉलिसी। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैनेजर ने टीम को कंपनी की नई पॉलिसी के बारे में ऑफिशियली या फिर क्लियरली इन्फॉर्मेशन दी। यहाँ पर अप्राइज का मतलब सिर्फ कोई बात बताने से नहीं है, बल्कि टीम को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से पूरी तरीके से अवेयर कराने से है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा ये जो वर्ड था अप्राइज, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला वर्ड हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑब्सिक्वियस। ऑब्सिक्वियस का क्या मतलब होता है? चापलूस, खुशामदी, अत्यधिक आज्ञाकारी, ज़रूरत से ज़्यादा झुकने वाला, ठीक है। जब हम फ्लैटरी करते हैं, यानी कि मतलब कि चापलूसी करते हैं किसी के अपना फ़ायदा निकलवाने के लिए, तो उसे हम ऑब्सिक्वियस भी कह सकते हैं। यानी कि ऑब्सिक्वियस का मतलब होता है किसी पावरफुल या फिर इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को खुश करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा हम्बल होना, ओबीडियंट होना या फिर फ्लैटरिंग होना। इसमें इंसान रिस्पेक्ट इसीलिए नहीं दिखाता क्योंकि वो नेचुरली रिस्पेक्टफुल है, ठीक है। यानी कि इसमें इंसान रिस्पेक्ट इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि वो नेचुरली रिस्पेक्टफुल है, बल्कि वो जो है वो फेवर पाने के लिए, बेनिफिट पाने के लिए, कोई अप्रूवल पाने के लिए, अपना मतलब कि फ़ायदा निकलवाने के लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है उस इंसान की। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मतलब कि ये जो वर्ड है लगभग नेगेटिव सेंस में आ जाता है कि भाई आप जो है वो जेन्युइनली किसी की तारीफ नहीं कर रहे हो, बल्कि जो है वो अपना काम निकलवाने के लिए जो है वो किसी का मतलब कि आगे पीछे घूम रहे हो, इस तरीके से। जैसे कि अगर एक एम्प्लॉय अपने बॉस की हर बात बिना सोचे समझे मान लेता है और हमेशा उसकी तारीफ करता
रहता है प्रमोशन पाने के लिए सिर्फ, यानी कि उसका इसमें जो है वो सेल्फिश इंटरेस्ट है कि भाई मेरा इंटरेस्ट क्या है कि मुझे जो है वो मतलब कि प्रमोशन पाना है। प्रमोशन कैसे पाऊंगा मैं कि बॉस की जो है वो तारीफ करनी पड़ेगी। अब तारीफ कर रहा है मतलब कि वो क्या कर रहा है, तो उसका बिहेवियर ऑब्सिक्वस है, इस तरीके से हम कहेंगे, ठीक है। वैसे अगर कोई स्टूडेंट टीचर की हर बात पर अननेसेसरी तारीफ करता रहता है एक्स्ट्रा मार्क्स पाने के लिए, तो वो क्या होता है कि भाई उसका बिहेवियर भी ऑब्सिक्वस कहा जा सकता है, ठीक है। यानी कि बॉस की अननेसेसरी चापलूसी करना, पावरफुल लीडर को खुश करने के लिए उसकी हर बात मान लेना, प्रमोशन के लिए ओवर पोलाइट बिहेवियर दिखाना, या फिर बेनिफिट पाने के लिए किसी की फेक तारीफ करना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, ये सारे एग्जाम्पल ऑब्सिक्वस होने के ही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऑब्सिक्वस का मतलब क्या होता है, नहीं सॉरी, एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ऑब्सिक्वस का मतलब सिर्फ पोलाइट होना नहीं होता, क्योंकि पोलाइट का तो मतलब होता है रिस्पेक्टफुली और अच्छे मैनर्स के साथ बात करना। अब ये जेन्युइनली भी हो सकता है कि भाई वो इंसान सच में पोलाइट है, कि भाई वो उसके अंदर एक चीज़ ऐसी है कि वो रिस्पेक्ट के साथ ही सबसे बात करेगा, या फिर अच्छे मैनर्स उसे सिखाए गए हैं तो ये उसके एटिकेट्स है। ये तो जेन्युइन भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है, ठीक है। पोलाइट ऐसा होता है। ऑब्सिक्वस कैसा होता है कि वो हकीकत में है नहीं वैसा। वैसा ज़रूरी नहीं है कि वो सबके साथ मतलब कि अच्छे से ही बात कर रहा है, रिस्पेक्टफुली सबके साथ रहता है, बल्कि वो किसी फ़ायदे के लिए ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि टाइम पड़ने पर जो है वो मतलब कि चापलूसी करता है या फिर ओबीडियंस दिखाता है। यानी कि पोलाइट होता है जो हमेशा से उसके नेचर में है वो चीज़, ऑब्सिक्वस होता है जो टाइम पर ज़रूरत पड़ने पर है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर से रिस्पेक्ट के साथ बात करना, तो ये तो पोलाइट होना होता है कि हमारे अंदर ये फिट है चीज़ कि हमसे जो है वो जो बड़े बुजुर्ग है या फिर हमारे जो एल्डर्स है, हमसे जो ओहदे में बड़े हैं, तो उन्हें उनसे जो है वो हमें पोलाइटली बात करनी चाहिए। तो ये तो होता है पोलाइट होना। लेकिन टीचर की हर बात की अननेसेसरी तारीफ करना सिर्फ अच्छे मार्क्स पाने के लिए, ये होता है ऑब्सिक्वस होना। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी के साथ हम मतलब कि आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बताया गया है कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि सर्वाइल है, सबमिसिव है, या फिर फॉनिंग है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव या फिर दूसरों के सामने झुकने वाला। अब यहाँ पर हमने जो है वो हमारा जो दूसरा वर्ड आने वाला था सबमिसिव, उसका ही हमने सर्वाइल में जिक्र कर लिया है। सबमिसिव का क्या मतलब होता है, आसानी से दूसरों की अथॉरिटी मान लेना। अब सबसे पहले हम सर्वाइल को कवर करेंगे कि सर्वाइल का क्या मतलब होता है। सर्वाइल में सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है और एक्सेसिव सबमिशन पर ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। जैसे कि स्लेव का सर्वाइल बिहेवियर मजबूरी की वजह से था कि भाई कोई गुलाम था तो वो सर्वाइल बिहेवियर करेगा ही, क्योंकि उसे जो है वो मार नहीं खानी, पिटना नहीं है, उसे जो है वो अत्याचार सहन नहीं करने हैं। तो इस तरीके से सर्वाइल होता है बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी हो जाना, जहाँ पर आप जो है वो अपनी इज्जत जो है वो मतलब कि उतार कर फेंक देते हो कि भाई अब कुछ भी करो, क्या है करना है वो करो। यानी कि सर्वाइल होना होता है कि जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में नहीं आती है, आप किसी भी काम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, तो उसे हम जो है वो सर्वाइल कहते हैं। सबमिसिव का दूसरा मतलब होता है कि भाई आसानी से दूसरों की अथॉरिटी मान लेना। सबमिसिव ओबीडियंस को दिखाता है, आज्ञाकारी होने को दिखाता है, जैसे कि बच्चे पेरेंट्स के सामने सबमिसिव थे यानी कि ओबीडियंट थे, इस तरीके से। फॉनिंग हमारा तीसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ और अटेंशन देना, उसे हम फॉनिंग कहते हैं। जैसे कि फ़ैन क्या करते हैं कि एक्टर के सामने फॉनिंग बिहेवियर दिखाते हैं कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैंने आपकी सारी मूवीज़ देखी है, होता है ना, ये सब हम देखते हैं। ये होता है फॉनिंग करना, कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए जो है वो उसकी ज़्यादा तारीफ करना, उसका अटेंशन खींचने के लिए, उसे हम फॉनिंग कहते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स में हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि असर्टिव है, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग है। असर्टिव का मतलब होता है कि किसी बात को कॉन्फिडेंटली या फिर रिस्पेक्टफुली रखना, ओके, उसे हम असर्टिव कहते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज़ असर्टिव तरीके से अपने ओपिनियन देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, असर्टिव यानी कि ऑब्सिक्वस में क्या होता है, इंसान दूसरों को खुश करने के लिए झुकता है, ठीक है। लेकिन असर्टिव में अपनी बात का कॉन्फिडेंस होता है, इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। दूसरा है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अपने डिसीजंस खुद लेना, दूसरों पर अननेसेसरी डिपेंड ना होना, उसे हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट कहेंगे। इंडिपेंडेंट व्यक्ति अपने सोच से काम करता है, ठीक है, किसी पर यानी कि निर्भर नहीं रहता। जैसे कि किसी ने मान लीजिए कि इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि 4 लोगों से पूछ कर डिसीजन लिया है, खुद का डिसीजन था, अकेले लिया, इस तरीके से। सेल्फ रिस्पेक्टिंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अपनी डिग्निटी यानी कि अपना जो रुतबा है और अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बनाए रखना। ऐसा नहीं है कि किसी के सामने मतलब कि जान पर बनाई तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दी, इस तरीके से, ओके। सेल्फ रिस्पेक्टिंग एम्प्लॉय रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर सकता है। ऑब्सिक्वस एम्प्लॉय कभी बॉस से मतलब कि डिसएग्रीमेंट नहीं करता, क्योंकि उसे तो अपना काम निकलवाना होता है, वो चापलूसी करेगा, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं।
अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे एग्जाम्पल के बारे में तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है। द न्यू एम्प्लॉय वॉज सो ऑब्सिक्वस टुवर्ड हिज बॉस दैट एवरीवन नोटिस हिज कांस्टेंट फ्लैटरी। अब यहाँ पर ऑब्सिक्वस भी यूज हो गया और फ्लैटरी भी यूज हो गया। इस सेंटेंस का मतलब है कि नया एम्प्लॉय अपने बॉस को खुश करने के लिए इतनी ज़्यादा चापलूसी और अननेसेसरी रिस्पेक्ट दिखा रहा था कि ऑफिस के सभी लोगों ने उसका बिहेवियर नोटिस कर लिया। तो इस तरीके से हमने समझा है कि ऑब्सिक्वस बिहेवियर होता कैसा है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिलक्टेंट। दोस्तों रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, हिचकिचाने वाला या फिर मन ना होना किसी चीज़ का, अनमना। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रिलक्टेंट कहते हैं। जैसे कि अगर आप कहते हो कि आज मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं है, तो आप कैसे हो रहे हो, रिलक्टेंट हो रहे हो। आपका बिहेवियर कैसा हो रहा है, रिलक्टेंट है, इस तरीके से। यानी कि रिलक्टेंट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी काम को करना नहीं चाहता है, उसका मन नहीं होता है या फिर वो हिचकिचाहट के साथ उस काम को करता है, तो उसे हम जो है वो रिलक्टेंट होना कह सकते हैं। इसमें इंसान जो है वो मना भी नहीं करता है लेकिन उसकी इच्छा भी नहीं होती है, इस तरीके का मतलब कि सीन हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट वैकेशन के बाद जो है वो स्कूल वापस जाने के लिए एक्साइटेड नहीं है और मन ना होने के बावजूद स्कूल जाना भी पड़ता है कि भाई स्कूल भी जाना है और मन भी नहीं है, उसे टाल भी नहीं सकते, तो ये होता है रिलक्टेंट होना। वैसे अगर कोई एम्प्लॉय एक्स्ट्रा वर्क लेना नहीं चाहता लेकिन बॉस के कहने पर हिचकिचाते हुए जो है वो मान भी जाता है, बॉस के सामने कैसा मना करे, तो ये होता है रिलक्टेंट होना कि अरे भाई करना भी नहीं चाहता और करना पड़ भी रहा है। तो ये होता है किसी चीज़ में मतलब कि इच्छा ना होना, अनिच्छुक होना किसी चीज़ को लेकर। तो हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि होमवर्क करने का मन ना होना, स्टेज पर बोलने में हिचकिचाहट होना, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में हेजिटेशन होना, किसी नए काम को शुरू करने में रिलक्टेंस दिखाना। ये सारी चीज़ें यानी कि ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, रिलक्टेंस के ही है। ठीक है, रिलक्टेंट के हैं बेसिकली। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि रिलक्टेंट का मतलब सिर्फ रिफ्यूज़ करना नहीं होता। रिफ्यूज़ का मतलब होता है सीधा मना कर देना कि भाई मुझे ये काम नहीं करना तो नहीं करूँगा, बस मना कर दिया, बात खत्म। लेकिन रिलक्टेंट का मतलब होता है मन ना होने के बावजूद या फिर हिचकिचाते हुए काम करना। यानी कि आप इसमें काम करते हो लेकिन आपका मन नहीं होता, ये किसी चीज़ मतलब कि किसी को पता नहीं है, ये तो आपके मन की बात है कि आपका मन नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है वो काम कर रहे हो। जबकि रिफ्यूज़ में क्या होता है, आप मना ही कर देते हो, आपको काम करना ही नहीं पड़ता। जैसे कि मान लीजिए कि एम्प्लॉय ने जो है वो ओवर टाइम करने से सीधा मना कर दिया। अब ये तो होता है किसी चीज़ को रिफ्यूज़ करना कि मना कर दिया तो अब उसे करना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन एम्प्लॉय का मन नहीं था लेकिन बॉस के कहने पर उसने ओवर टाइम कर लिया, ये दूसरी सिचुएशन है। ये होता है रिलक्टेंट होना कि इच्छा ना होने के बावजूद कोई काम करना अगर आपको पड़ रहा है तो उसे हम रिलक्टेंट होना कह सकते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि हेजिटेंट है, अनविलिंग है या फिर एप्रीहेंसिव है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है हेजिटेंट। इसका मतलब होता है डिसीजन लेने या फिर एक्शन करने से पहले हिचकिचाना। जैसे कि मान लीजिए कि स्टूडेंट आंसर देने से पहले हेजिटेंट था क्योंकि उसे डाउट था। हेजिटेंट यानी कि हिचकिचाना एक तरीके से, ओके, कि करूँ नहीं करूँ, इस तरीके से उसे हम कहते हैं हेजिटेंट होना। अनविलिंग का क्या मतलब होता है, किसी काम को करने की इच्छा ना होना, उसे हम अनविलिंग कह सकते हैं। विल यानी कि हमारी मर्जी, हमारी इच्छा, और अनविलिंग यानी कि इच्छा नहीं है, इस तरीके से। जैसे कि कुछ लोग रिस्क लेने के लिए अनविलिंग होते हैं, यानी कि उन्हें यानी कि अच्छा नहीं लगता कि भाई रिस्क नहीं लेना, हमें फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना, इस तरीके से। एप्रीहेंसिव का क्या मतलब होता है, एप्रीहेंसिव का मतलब होता है किसी काम को लेकर चिंता या फिर डर महसूस करना। ठीक है, उसे हम एप्रीहेंसिव होना कहते हैं। जैसे कि पेशेंट जो है वो सर्जरी से पहले एप्रीहेंसिव था यानी कि थोड़ा सा डरा हुआ था, थोड़ा सा सहमा हुआ था, चिंता में था कि कैसा होगा, क्या होगा, इस तरीके से। तो ये सारे हमारे जो सिनोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि विलिंग है, ईगर है या फिर एंथुजियास्टिक है। सबसे पहला हमारा आता है विलिंग। विलिंग का मतलब होता है खुशी खुशी और तैयार होकर कोई काम करना। रिलक्टेंट में मन नहीं होता, विलिंग में जो है वो पूरी इच्छा होती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, कोई मतलब कि लड़का है, रोहित है, जो कि प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए विलिंग है यानी कि उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है कि भाई मैं प्रोजेक्ट में काम करना चाहता हूँ, इस तरीके से। ईगर का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, एक्साइटेड होना, तो उसे हम जो है वो ईगर कहते हैं। जैसे कि ईगर में जो है वो एक्साइटमेंट होती है। जैसे कि स्टूडेंट जो है वो पिकनिक के लिए क्या होते हैं, ईगर होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइट होते हैं हम, इस तरीके से। तो ये होता है ईगर होना। एंथुजियास्टिक का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है किसी काम को बहुत ही एनर्जी या फिर एक्साइटमेंट के साथ करना, उसे हम एंथुजियास्टिक कह सकते हैं। एंथुजियास्टिक में पॉजिटिव एनर्जी होती है। जैसे कि टीम नए प्रोजेक्ट के लिए एंथुजियास्टिक थी यानी कि बहुत ज़्यादा खुश थी कि भाई एक्साइटेड थी कि हमें नए प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मिलेगा, इस तरीके से। अब दोस्तों इन सब के बाद हमारा जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है,
शी वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द लार्ज ऑडियंस। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो बड़े ऑडियंस के सामने बोलने के लिए हिचकिचा रही थी, उसका मन नहीं था लेकिन फिर भी उसे बोलना पड़ा। इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो यूज़ कर रहे हैं रिलक्टेंट का। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा जो आखिरी वर्ड है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं कि वो आखिरी वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा आखिरी वर्ड आता है स्टिग्मेटाइज। दोस्तों स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है कलंकित करना, बदनाम करना, समाज में बुरा मानना, किसी को हीन दृष्टि से देखना, निचली नज़रों से देखना, उसे हम क्या कहेंगे? स्टिग्मेटाइज करना हम उसे कहेंगे। स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, किसी ग्रुप या फिर चीज़ को ऐसे नेगेटिव इमेज में लेबल कर देना कि लोग उसे जो है वो बुरी नज़र से देखने लगे या फिर उसके साथ अनफेयर बिहेवियर करने लगे। ठीक है, इस तरीके से इसमें अक्सर सोसाइटी किसी व्यक्ति को उसकी कंडीशन, उसके बैकग्राउंड या फिर उसके प्रोफेशन की वजह से या फिर किसी और वजह से जो है वो जज करती है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ इसीलिए क्लासमेट इग्नोर करते हैं क्योंकि उसकी लर्निंग एबिलिटी दूसरों से अलग है, तो हो सकता है कि भाई स्टूडेंट को जो है वो स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर किसी की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, किसी को मान लीजिए कि कोई मेंटली स्टेबल नहीं है और उस प्रॉब्लम वाले लोगों को जो है वो सोसाइटी बिना समझे जो है वो जज करती है, उनके साथ जो है वो रहना पसंद नहीं करती, उनके साथ बात करना पसंद नहीं करती, उन्हें अलग थलग रखा जाता है। तो सोसाइटी उन्हें क्या कर रही है? नीचा समझ रही है या फिर उन्हें जो है वो मतलब कि एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रही है, स्टिग्मेटाइज कर रही है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक अगर व्यक्ति बात नहीं करेगा तो बाकी लोगों की भी जो मेंटालिटी है वो वैसे ही बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? एक तरीके से सारे लोगों में फैल जाएगा, यानी कि एक तरीके से इसे बदनामी से रिलेट कर दिया जाएगा कि भाई मेंटली खराब, यानी कि अगर मेंटली स्टेबल नहीं हो तो आप जो है वो सोसाइटी के लिए बने भी नहीं हो। इस तरीके से ये होता है स्टिग्मेटाइज करना, यानी कि किसी को उसके बैकग्राउंड की वजह से जज करना, मेंटल हेल्थ इश्यूज वाले लोगों को बुरी नज़र से देखना, किसी प्रोफेशन की वजह से किसी को नीचा समझना। जैसे कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ये होता है कि अगर कोई मजदूरी करता है तो उसे नीचा समझा जाएगा, किसी के पास बिजनेस है तो वो ऊंचा है, इस तरीके से किसी ग्रुप को अनफेयरली बदनाम करना। तो ये होता है किसी को स्टिग्मेटाइज करना। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि स्टिग्मेटाइज का मतलब सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं होता। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी गलती या फिर काम की आलोचना करना। जो काम गलत है उसे आप अगर गलत बोल रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो होता है क्रिटिसाइज करना, निंदा कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो कि भाई काम तो गलत था ही, उसकी अगर आप गलती बता रहे हो तो वो होता है क्रिटिसाइज करना। स्टिग्मेटाइज का क्या मतलब होता है? किसी व्यक्ति या फिर ग्रुप को सोसाइटी में नेगेटिव लेबल देकर बदनाम या फिर अलग कर देना, जबकि वो गलत होता भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने स्टूडेंट की गलत आंसर के लिए उसकी क्रिटिसिज्म की। अब आंसर गलत था तो भाई बनता है, क्रिटिसिज्म करना बनता है कि भाई तुम इस गलती को सुधारो, आलोचना कर दी, इस तरीके से ये होता है क्रिटिसिज्म करना। लेकिन स्कूल के सभी स्टूडेंट्स ने एक बच्चे को उसकी डिसेबिलिटी की वजह से अलग ट्रीट करना शुरू कर दिया। ये चीज़ गलत है कि भाई कोई अगर व्यक्ति डिसेबल है, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, जो भी कोई प्रॉब्लम हो उस व्यक्ति को, अगर आप उसके वजह से कि आपसे वो थोड़ा अलग दिख रहा है, आपसे कुछ कम है उसमें, तो उसकी वजह से आप जो है वो उसको नीचा दिखाओ, उसे बदनाम करने की कोशिश करो, उसे चिढ़ाओ, उसका मजाक उड़ाओ, तो ये तो गलत बात होती है। ये होता है स्टिग्मेटाइज करना। क्रिटिसाइज करना गलत चीज़ों के लिए होता है, स्टिग्मेटाइज करना जो चीज़ गलत नहीं है, जिसमें सामने वाले का कोई कसूर नहीं है, उसके लिए अगर आप उसे बदनाम कर रहे हो, चिढ़ा रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो उसके साथ, वो होता है स्टिग्मेटाइज करना। आई होप आपको क्लियर है सारी चीज़ें। अब ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि डिसक्रेडिट है, लेबल है या फिर डिसग्रेस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिसक्रेडिट। ओके, डिसक्रेडिट का मतलब होता है कि किसी की रेप्यूटेशन या फिर क्रेडिबिलिटी को मतलब कि खराब कर देना। जैसे कि गलत अफवाहों ने जो है वो पॉलिटिशियन को डिसक्रेडिट कर दिया, यानी कि उसकी रेप्यूटेशन खराब कर दी। इस तरीके से डिसक्रेडिट ट्रस्ट या फिर रेप्यूटेशन को डैमेज करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेबल हमारा दूसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है कि किसी को एक पर्टिकुलर कैटेगरी या फिर आइडेंटिटी दे देना। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को हार्ड वर्किंग लेबल करना पॉजिटिव है। ओके, इस तरीके से हम कह सकते हैं। लेबल जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डिसग्रेस, इसका मतलब होता है किसी को शेम या फिर बदनामी का कारण बना देना, किसी को शर्म का कारण बना देना। डिसग्रेस क्या करता है? बदनामी पर फोकस करता है। जैसे कि करप्शन स्कैंडल ने ऑफिसर को डिसग्रेस कर दिया, यानी कि उस करप्शन घोटाले ने क्या किया, तो ऑफिसर को मतलब कि एक तरीके से बदनाम कर दिया। स्कैंडल क्या बन गया? उसकी बदनामी का कारण बन गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो हमारे सारे जो सिनोनिम्स हैं वो तो हमने डिस्कस कर ही लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि एक्सेप्ट है, रिस्पेक्ट है या फिर एम्ब्रेस है।
सबसे पहला हमारा आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी को बिना अनफेयर जजमेंट के अपना लेना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। जैसे कि सोसाइटी को जो है वो डिसेबिलिटी वाले लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमसे कुछ अलग दिखते हैं तो उनको जो है वो अलग थलग कर दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से एक्सेप्ट करना ये होता है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी के साथ सम्मान और डिग्निटी के साथ व्यवहार रखना, ओके, अच्छे से पेश आना, इज्जत के साथ पेश आना, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिस्पेक्ट कहेंगे। जैसे कि हर प्रोफेशन को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, चाहे मजदूरी का काम हो, चाहे कोई बिजनेस का काम हो, चाहे कोई कुछ भी काम करता हो, उसे क्या मिलनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये होती है रिस्पेक्ट की बातें। हमारा तीसरा है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर आइडिया को खुशी से एक्सेप्ट या फिर सपोर्ट करना, उसे हम एम्ब्रेस करना कहते हैं, ठीक है। जैसे कि स्कूल्स को डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए कि भाई कोई बच्चा है जो कोई दूसरी कम्युनिटी से आ रहा है, कोई दूसरी लैंग्वेज फॉलो करता है, कोई दूसरी मतलब कि कास्ट से आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसे अलग कर दो। ये होता है एम्ब्रेस करना, कि सभी को अपनाना। जैसे कि हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया यानी कि हमारा जो देश है वो क्या है, एक सारे कल्चर्स को एम्ब्रेस करता है, यानी कि सभी कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सारे लोग हैं, सारे जात पात के लोग आपको मिल जाएंगे। तो इंडिया ने क्या किया है, सभी कल्चर्स को एम्ब्रेस किया है, सपोर्ट किया है, अपनाया है, खुशी खुशी अपनाया है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है एम्ब्रेस करना। हमारे सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो हमने डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा एक सेंटेंस बचता है आखिरी वर्ड का, वो है एग्जाम्पल है, वी शुड नॉट स्टिग्मेटाइज पीपल हु सीक हेल्प फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है कि जो लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए हेल्प लेते हैं उन्हें सोसाइटी में बुरा, कमज़ोर या फिर शर्मिंदगी महसूस नहीं करवानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर स्टिग्मेटाइज का मतलब उन्हें यानी कि नेगेटिव लेबल नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए, या फिर उनके साथ जो है वो अनफेयर बिहेवियर नहीं करना चाहिए। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अगर कोई मेंटली स्टेबल नहीं है, कोई मंद बुद्धि है, या फिर जो भी उनके साथ प्रॉब्लम है, तो उनको क्या करेंगे कि लोग जो है वो अलग करेंगे कि तुझे क्या समझता है, तू चुप रहे, ऐसा कर वैसा कर। ये सारी चीज़ें हम जो है वो बोलते हैं लोगों को, क्योंकि हम क्या करते हैं, उन्हें जो है वो अपनों से नीचे समझते हैं। इस तरीके से ये होता है स्टिग्मेटाइज करना, कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो दिमाग से स्टेबल नहीं है, कोई अगर मतलब कि दिमाग के लिए या फिर मेंटेलिटी के लिए जो है वो कोई मतलब कि मेडिकेशन लेता है, या फिर मतलब कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उसे, तो उसे जो है वो मतलब कि नीचा नहीं समझना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर है। अब इसी के साथ हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको सारे वर्ड्स, उनके मीनिंग्स और उनके सेंटेंसेस अच्छे से समझ आ चुके हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट आपके लिए प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें जो है वो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।